हम तो कर ही रहे हैं। निशांत कुमार, आवाज आ रही है? यस भैया। तुमको कोर्स बना दे रहे हैं, ठीक है? कोई भी अभी एंटर करेगा तो एडमिट करते रहना, ठीक है? बना दिए, एडमिट सबको करते रहना बस। Guys, तो 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तुम लोग के स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग दिख रहा है? पारितोष, हाँ भैया। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना कन्वर्सेशन? ठीक है। हाँ कल बेसिकली क्या हो गया था कि मेरा जो लैपटॉप है वो, एक इंजीनियर आया था सर्विसिंग करने 3-4 दिन पहले, और उसके बाद फिर हम उसके बाद क्लास तो करते थे, लेकिन क्लास में हम कुछ पूछते नहीं थे जनरली, तो हमको पता नहीं था कि मेरा कैमरा खराब था। कैमरा मतलब कि वो एक कैमरा का एक चिप होता है हार्ड, तो वो अंदर से जब उसको कनेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है? और कैमरा और जो इनपुट ऑडियो होता है ना, वो दोनों एक ही सर्किट पे लगता है, आईसी पे, एक ही आईसी पे लगता है, और वो उसका कनेक्शन किया ही नहीं था। तो हम कल तुम लोग से पहले वाले बैच का क्लास ले रहे थे, तो स्टार्टिंग में ही ना ही मेरा कैमरा ऑन हो रहा है, ना ही उन लोग का आ रहा है। तो लगा, फिर हमको लगा कि तुम लोग अभी छोड़ ही देते हैं,
फिर अभी कैमरा ये लैपटॉप किसी और का जुगाड़ करके लाए हैं, और बेसिकली सर का ही लैपटॉप है। इसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, चार्ज खत्म हो जाता है, बहुत सारा दिक्कत है। तो इसमें अभी आज के लिए तो हम लोग इसी में काम चलाएं। ठीक है, 2-3 मिनट रुकते हैं। और मेंस का रिजल्ट आ गया, सुने किसी का रिजल्ट? कोई भी? हाँ भैया, बगल में कैसा? भैया ही है, बोकारो टॉपर है, 99.31। अच्छा, बोकारो टॉपर, कितना परसेंट है? 99.31% है। 99.31। 31। इस बार यार बोकारो में परसेंटाइल गिर गया तब तो। लास्ट ईयर तो 99.9 भी शायद आया था किसी को। तुम लोग करना, थोड़ा अच्छा से मेहनत करना, 99.3 पे मत रुकना। कोई लोग, कुछ लोग 7 तक भी जाना। ठीक है, बेसिकली हम तुम लोग को बता देते हैं, 99 परसेंटाइल का मतलब होता है 10,000 रैंक। ठीक है, 99.1 का मतलब होता है 9,500 रैंक। उसके बाद लगभग यूनिटरी मेथड ही चलने लगता है। 99.3 पे ऑलमोस्ट तुम्हारा रैंक आएगा 6.5 के अराउंड रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से ही रहता है। तो 99.7 पे 2,500 रैंक बनता है, तो वो अच्छी परसेंटाइल रहती है। इस बार तो 12 में से सिर्फ एक ही को, मतलब 12 पास ही, एक बंदे को ही सिर्फ 99.01 परसेंटाइल आया था स्मार्ट ट्रिप्स। वो भी बंदा काफी डेडिकेटेड ही था। लास्ट में बहुत हम क्लास लगाए थे, तुम लोगों को बताया थे 50-60 घंटा क्लास लगा था उन लोग का। तो वो हर क्लास में उनको दिखता था, तो ठीक ही लग रहा था कि उन लोग का भी अच्छा आ सकता है। जबकि कॉल करके वो लोग बताया कि बहुत सारा इनऑर्गेनिक क्वेश्चन जो क्लास में बताया था वो आ गया था, लेकिन फिर भी उन लोग का जो ओवरऑल परसेंटाइल बना वो काफी अच्छा तो नहीं बना। कितना बना वो लोग बता भी नहीं रहे, तो हम पूछ भी नहीं रहे। ठीक है, लेकिन तुम लोग यार अच्छा करना। तुम लोग का टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट है? आरितोष, तुम ही बताओ। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं? निशांत? यस भी आ रहा। आ रहा है मेरा आवाज तो क्लियर है। तो आज तुम लोग किस चीज का टेस्ट है? आज वो माइनर टेस्ट है, हम लोग का टेस्ट शुरू हो गया। सर जेई डबल का मेंस है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक उस टेस्ट के लिए, और जो भी उस टेस्ट का सिलेबस हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा तुम लोग टेस्ट थोड़ा सा लेना, ज़्यादा मत लेना। क्लास यार अब स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया, 12-10 तक की क्लास है। ठीक है, तो देखो, आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि उन लोगों को बैक बॉन्ड नहीं आता। ठीक है, अब बैक बॉन्ड नहीं आता तो इसके आगे हम लोग डायमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन कर नहीं सकते हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं। मतलब तुम लोग अभी 12th का नवंबर सितंबर मिड पे हो, और अभी तक केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है, स्लो है हम लोग को। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सॉल्ट सब खत्म करना है, तो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्लो। तो अब थोड़ा सा पेस हम बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करें ना, स्लो स्पीड पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, तो मेरा तुम लोग से क्या एक्सपेक्टेशन है वो पहले हम बताते हैं। मेरा तुम लोग से ये एक्सपेक्टेशन है, तुम लोग लेक्चर सुनो, इसका थोड़ा सा नोट्स बनाओ। नोट्स वैसे तुम्हारा पूरा बना बनाया हम अपलोड कर रहे हैं, तो इससे तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, तुम लोग को नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाओ। और एक मिनट रुको, अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं। अगर किसी को थोड़ा सुनने में दिक्कत आ रहा होगा तो नेट का स्पीड भी ठीक होगा। ठीक है, तो तुम लोग इसका नोट्स बनाना, इस नोट्स को रीड करना। ठीक है, और इसके साथ साथ जिस चैप्टर का हम एनसीईआरटी बोले पढ़ के आना, उसको पढ़
कर लेना, ठीक। और तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग का शायद मॉड्यूल वगैरह मिल गया होगा, तो हम ऐसा करेंगे कि जब केमिकल बॉन्डिंग पूरा ही खत्म हो जाएगा तो हम तुम लोग को एक एक एक्सरसाइज होमवर्क में देते रहेंगे और उसका डिस्कशन करते रहेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हम पूरा तुमको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चंस मार्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले पूरा बता देते हैं, फिर तुम लोग से क्वेश्चंस करवा लेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ के लिए तुम लोग निश्चिंत रहना, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो तुमको नोट्स हम सप्लाई किए हैं, ये जिसका पीडीएफ तुमको मिलता है, एक भी क्वेश्चन जेई मेंस या जेई एडवांस में इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाहर कुछ हो भी है तो वो भी तुमको बता देंगे, कुछ एनसीईआरटी का कुछ टेबल्स वगैरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है तुम लोग एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ते रहो, ओके। जो चैप्टर हम बताएं उससे ज़्यादा मत पढ़ना, और अगर किसी को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट करना है, तो मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 वगैरह से स्टार्ट कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में तुम लोग को बैक बॉन्ड के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था। बैक बॉन्ड अगर नहीं पता तो डाइमराइजेशन नहीं पढ़ सकते, डाइमराइजेशन नहीं पता तो पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये सब वही होता है। बनाना बॉन्ड कुछ लोग उसको बोलता है, कुछ लोग उसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलता है, कुछ लोग, मतलब कुछ लोग नहीं, इसका एक दूसरा कैटेगरी होता है जो होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जब तक बैक बॉन्ड नहीं पता है तब तक हम लोग ये सब चीज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और बैक बॉन्ड कुछ लोग को सर पढ़ाए, कुछ लोग को नहीं पढ़ाए, तो हम बहुत बेसिक सा बताते हैं बैक बॉन्ड होता है क्या, जितना हमको जरूरत है तुमको ये सब चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। उतना बैक बॉन्ड हम तुमको बता देते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, ठीक है। बैक बॉन्ड डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन खत्म करने के बाद हम लोग सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, जियोलाइट्स ये सब चीज भी करेंगे, और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार लेक्चर फ्लो बता देते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर अगर हम तुम्हारा 1.5 घंटे का उठा लें, मतलब 12:30 बजे तक ले लें, ठीक है। 12:30 किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ज्वाइन करा भी है लेकर, ठीक है। तो तुम लोग का आज के लेक्चर में बैक बॉन्ड, डाइमर, पॉलीमर, इसी के अंदर वो सब समझ लेना, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बनाना बॉन्ड, ये सब कवर हो जाएगा। सिलिकेट्स 60% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज और जियोलाइट्स, ये चीज, ठीक है। जियोलाइट्स कंप्लीट हो जाएगा। और आज का तुम लोग का होमवर्क अभी के हिसाब से हम बता देते क्या है। आज का होमवर्क तुम लोग का ये है, घर मतलब अपना एक खोलना क्लास 11th का एनसीईआरटी का बोरॉन और कार्बन फैमिली, ये दोनों फैमिलीज को पढ़ लेना, क्योंकि आज के लेक्चर बेसिकली तुम लोग का रिवीजन लेक्चर है और इसमें मैक्सिमम चीजें ग्रुप मतलब कार्बन और बोरॉन फैमिली का ही डिस्कस होने वाले, ठीक है तो इतना चीज तुम लोग जरूर पढ़ना। और अगला लेक्चर का बता देते हैं अगले लेक्चर में क्या होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। पहले तो सिलिकेट्स को जो कंप्लीट करना है, सिलिकेट्स को कंप्लीट करेंगे, सिलिकॉन्स को स्टार्ट करेंगे और सिलिकॉन्स को उसी समय कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लैटिस एनर्जी करेंगे, फिर हाइड्रेशन एनर्जी करेंगे, उसके बाद इसका एक्सेप्शंस देखेंगे, ठीक है। 3 प्रकार के एक्सेप्शन आते हैं, वो सब एक्सेप्शंस देख लेंगे। फिर उसके बाद मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कुछ बचता है। तुम लोग का मॉलिक्यूलर एरोवाइटल थ्योरी हो चुका है क्या? जल्दी से कोई अनम्यूट करके बताओ। ये क्या? कोई भी बता सकते हो यार। निशांत अब यह हो गया। हो गया, एमओटी हो गया, तो एमओटी हमको नहीं कराना, तो ठीक है। तो तुम्हारा बस अभी केमिकल बॉन्डिंग में इतना बचा है। बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, वो 11th में थोड़ा सा भी एनसीईआरटी को खोल के देखा होगा तो ये सब बेसिकली एस ब्लॉक और 11th में जितना पी ब्लॉक दिया है बोरॉन कार्बन फैमिली उसका पार्ट है, ठीक है। खैर आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको स्टार्ट करें। सबसे पहले बैक बॉन्ड क्या होता है उस पर थोड़ा सा गौर करो, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है, वो किसी दूसरे एलिमेंट एक्स के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। कोई मतलब कंपाउंड ही फॉर्म किया है, कोई बड़ा सा कंपाउंड, इसमें एक बॉन्ड है एक्स और एक बॉन्ड है ए, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है।
ए ऐसा कंपाउंड है जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, बॉन्डिंग किया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सपोज का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, तो एक बॉन्ड हटा दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग किया, अब इसके पास एक पीक ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसके पास जो दूसरा उसका सराउंडिंग एटम है एक्स के पास लोन पेयर, ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा कि इसमें ट्रांसफर कर देगा। अब ऐसा क्यों करता है, इसमें ट्रांसफर करता है ताकि ये जो ओवरऑल सिस्टम है ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए। अब तुम लोग अगर थोड़ा सा और गौर से देखना चाहो तो यहाँ पे जो ए है इसके साथ ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये बेसिकली एक तरीके का डबल बॉन्ड टाइप से कुछ सिस्टम बना, बस डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बेसिकली पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम लोग कहते हैं और ऑल्सो नोन एज अका बैक बॉन्ड, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत हो माइक अनम्यूट करो और पूछ लो उसी टाइम पे, ठीक है, हम रुकेंगे नहीं। तो इसको हम लोग बैक बॉन्ड या पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब ये क्यों करता है, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपाउंड का ये इस टाइप का बॉन्ड को फॉर्म करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल्स के ऊपर आता है। एग्जांपल, सपोज हमने एक कंपाउंड लिया BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये होगा 1s2 2s2 2p1। अब अगर इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका 1s ऑर्बिटल और यहाँ पे इसका 2p ऑर्बिटल, 2p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसको BF3 मॉलिक्यूल बनाना है तो ये एक्साइट करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन को और अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके P में सेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। BF3 फॉर्म हुआ तो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p5, ये हुआ। P5 है, P5 को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आए, पहले सिंगली फिल हुआ होगा फिर पेयरिंग हुआ होगा, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर किया होगा, इसके साथ तीन फ्लोरीन के एटम्स है, तो यहाँ पे जो दूसरा फ्लोरीन आया होगा, सेकेंड फ्लोरीन, इसके साथ अपना पेयरिंग किया होगा आखिरी इलेक्ट्रॉन का, और जो थर्ड वाला आया होगा वो इसके साथ किया होगा, ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें पता चल चुका है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है वगैरह वगैरह सब पता है, इसका पूरा केमिस्ट्री अब हम लोग अनफोल्ड कर दिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, स्टेरिक नंबर है 3 वगैरह वगैरह। और यहाँ पे अगर हम लोग बोरॉन का देखें तो एक ऑर्बिटल जो है अभी भी खाली है, ठीक है, एक ऑर्बिटल अभी भी खाली है। और फ्लोरीन को देखें तो हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है, ठीक है, हमें तो एक ही चाहिए था और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा उसको थोड़ा सा गौर से देखें। यहाँ पे ये जो BF3 का स्ट्रक्चर है इसको एक बार बना लेते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ बोरॉन के पास है एक वेकेंट 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब लोन पेयर्स, ठीक है, सारे फ्लोरीन के पास, ठीक है। तो इस टाइम पे एक फ्लोरीन क्या करेगा कि अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह तुम लोग को अच्छे से समझ में आता है, इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इसी को हम लोग कहते हैं बैक बॉन्ड, इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहा जाता है, ओके। अब थोड़ा सा और गौर करते हैं किस चीज़ पे, तो अब हम लोग पहले थोड़ा सा तुम लोग को ये भी बता देते हैं क्योंकि हम तुम लोग को ये बताया नहीं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उसका प्रकार क्या होता है, तो वो भी बता देते हैं। तो coordinate bond is a type of covalent bond in which a single atom donates both the electron to other atom in the process of bond formation, ठीक है, ये होता है coordinate bond। अगर इसका प्रजाति देखें तो ये 2 तरीके का होता है,
सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये तुम लोग बहुत बार देखे होगे, कहाँ देखे हो तो वही बता देते हैं। जैसे NH4+ का केस, ठीक है, तो NH4+ में क्या हो रहा है कि NH3 का मॉलिक्यूल है, ये एक H+ को अपना, H+ के पास 1s ऑर्बिटल है जो पूरा का पूरा खाली है, ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, और ये इसका पहला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट भी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और ये जो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये बेसिकली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं, तो जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बिल्कुल वैसे ही BF3 का एग्जांपल ले लें, तो इसमें पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें पहले से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड है, हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर था, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था, तो इसने इधर कोऑर्डिनेट किया। और इस बॉन्ड को, क्योंकि ये सेकंड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा के बाद फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे पाई बॉन्ड या पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज बैक बॉन्ड। ठीक है, इतना तुम लोग को, इतना में तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता है वो अब समझ चुका है कि हमारे पास पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन पढ़ने के लिए सक्षम है, एलिजिबल। देखो भैया तो वैसे तो फ्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा ना? रुक जाओ यार, मेरे को सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। फ्लोरीन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो जाएगा ना फिर दे देगा तो? फ्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होगा, रुको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक जो एटम होता है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा दे दिया, खुद भी रखा है और उसको भी दिया है। ठीक है, जैसे तुम लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन, वन नोट? नहीं भैया। नहीं दिख रहा, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सपोज A है एक एटम, B है दूसरा एटम, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, B अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, A के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, B के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। ठीक है, अब अगर A के पास लोन पेयर है, ठीक है, और B के पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा कि एक और कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, लेकिन ये जो बॉन्ड फॉर्म करेगा इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स A देगा अपना। ठीक है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये A में भी काउंट होगा। अब इस लोन पेयर को भूल जाओ, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, वही वो सेम जो लोन पेयर था। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन A के लिए भी काउंट होगा और ये अब दोनों इलेक्ट्रॉन B के लिए भी काउंट होगा। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं हो रहा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ अभी भी डाउट रिमेन कर रहा है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा रीड करते हैं। इफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाया बैक बॉन्ड और सम अदर रीजन, देन इट हैव अ टेंडेंसी टू पॉलीमराइज और डायमराइज। देखो क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है, अब जैसे BF3 को हम लोग अपना सेंट्रल एग्जांपल मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है, बोरॉन फैमिली का ही है, तो इसी पे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अब ये स्पीशीज क्या है, हाइपोवेलेंट। ठीक है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो स्पीशीज है ये अपना हाइपोवेलेंसी को, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन बैक बॉन्ड से याद रखना, किसी भी कंपाउंड का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो पूरा नहीं होता। ठीक है, ये स्टेटमेंट को याद रखना, बैक बॉन्ड से किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि बैक बॉन्ड एक इंस्टेंटेनियस बॉन्ड होता है। ठीक है,
तो इसीलिए उसकी वजह से किसी का भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा नहीं होता है, इसीलिए वो डाइमराइज करेगा या पॉलीमराइज करेगा। ठीक है, अब अगर डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन का कंडीशन को देखा जाए कि भाई ये डाइमराइज क्यों कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि ऑक्टेट अगर किसी मॉलिक्यूल का कंप्लीट होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे BF3 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, ये डाइमराइज कर सकता है। ठीक है, ये एक इसके पास कंडीशन है। अब जैसे यहाँ पे BCl3 है, BI3 है और BBr3 है। ठीक है, ये सब का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी डाइमराइज कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। ठीक है, उन लिमिटेशंस को अब आगे स्टडी करते हैं। हाँ, अब यहाँ देखो, कुछ कुछ चीज़ ना अपने नोट्स में लिखे थे, तो इसीलिए उसको हम तुमको बताए थे ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे मेरा जितने लोग से तुम लोग से बात हुआ होगा, हम तुम लोग को बताएंगे कोटा का माहौल थोड़ा सा हंसमुख माहौल है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे हंसते खेलते पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा बात जो होता है, जैसे वो समझते हो ना, फील नहीं आया केमिस्ट्री में, फील नहीं है, तो वो फील जगाने के लिए क्या होता है, तो हम लोग कुछ कुछ एलिमेंट्स साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, तो उसी में तुम लोग बहुत सारा जो निमोनिक देखोगे जो हम तुमको बताएंगे वो उसी तरीके का होगा। मतलब थोड़ा सा, हाँ रविराज कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं। जी, तो वो सारे जो निमोनिक्स होंगे मतलब थोड़े से फ्रेंडलियर नेचर के होंगे। ठीक है, ये तुम लोग को पहले ही बताया था, और जब तुम लोग से मिले थे क्लास आके तुम लोग के, तो भी हम तुम लोग को ये चीज़ बताए थे। तो देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है कि बैकबॉन्ड से किसी का भला नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब बैकबॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कभी भी कंप्लीट रिमूव नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो BF3 था, ये बैकबॉन्ड तो कर रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब रिमूव नहीं हो रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये डाइमराइज करना चाहेगा। ठीक है, डाइमराइज कैसे करना चाहेगा, तो यहाँ पे देखो बोरॉन है, यहाँ फ्लोरीन 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 3 फ्लोरीन है, इसको बना ही देते हैं। यार जैसे BF3 है हमारे पास, और यहाँ दूसरा BF3, इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये इसको अपना आदान प्रदान का खेल खेला, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा नहीं हुआ, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये डाइमराइज करना चाहेगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, तो इस फ्लोरीन के पास भी क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, इस बोरॉन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा फ्लोरीन, तो सोचेगा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो कुछ नहीं हो रहा है, बैक बॉन्ड से कुछ नहीं हो सकता, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और ये जो फ्लोरीन है इस बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, और बोला कि चलो इधर ही से देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने से क्या मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा हो रहा है। तो अब थोड़ा सा काउंट करो, इस बोरॉन को काउंट करो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स आए। इस बोरॉन में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 8, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसके पास नहीं है, ये पूरा कंपाउंड स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन केमिस्ट्री में एक और फैक्टर हमेशा काम कर जाता है, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर इस कंपाउंड को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है इन नेचर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि बोरॉन का जितना भी ट्राइफ्लोराइड है, जितना भी मतलब BF3, BBr3, BI3 और BCl3, ये सारे के सारे ही अपने मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और डाइमराइज नहीं कर पाता है। हालांकि थोड़ा सा अनस्टेबल है। ठीक है, तुम लोग देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी लेने जा रहा है, डाइमराइज करने की कोशिश कर रहा है,
तो वो स्टेरिक फैक्टर की वजह से इतना ज़्यादा रिपल्शन बढ़ जा रहा है, इतना रिपल्शन बढ़ रहा है कि वो स्टेबल नहीं रह पा रहा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी डाइमराइज नहीं करेगा। डाइमराइज नहीं करेगा इसका क्या मतलब, मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग मोनोमर का भी मतलब जानते हैं, एक सिंगल यूनिट को मोनोमर कहते हैं, और दो हो जाए तो डाइमर कहेंगे, बहुत सारे हो जाए तो पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर BF3 था तो इसको हम लोग मोनोमर कह रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका डाइमर होता तो यहाँ पे B2F6 बनता, तो इसको डाइमर कहते हैं, ठीक है। और BF3 होल N अगर कहते तो इसको पॉलीमर कहते हैं। ये सब चीज़ तुम लोगों को पता है, ठीक है, इसको पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइमर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यार, एक चीज़ है, बैक बॉन्ड से कभी किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन बैक बॉन्ड से किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है। ये सारे एटलीस्ट मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समझो, बैक बॉन्ड से कभी किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन बैक बॉन्ड से कभी किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। क्यों? इसका एक काउंटर एग्जांपल देखो। काउंटर एग्जांपल ये है BH3, ठीक है, BH3 का कंपाउंड। अब ये BH3 का जो कंपाउंड है, इसमें बोरॉन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। हाइड्रोजन के पास क्या है, कुछ नहीं, इसके पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग से कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्वेश्चन मार्क, तो तुम लोग का आंसर होगा नो, इट विल नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास जीने की कोई आस ही नहीं है। आस नहीं है क्या मतलब, अगर इसके पास यहाँ पे कोई दूसरा एटम X होता जिसके पास लोन पेयर होता, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था, इसको ये कुछ हद तक तो पूरा करता, थोड़ा तो पूरा करता। बैकबॉन्ड फॉर्म अगर होता तो थोड़ा तो उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म होता, लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पे, और अगर हाइड्रोजन है तो मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मोनोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात को समझो। तो इसके पास जिंदा रहने की मतलब नेचर में एग्जिस्ट करने का क्या ऑप्शन बचता है कि ये डाइमर फॉर्म करे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। बेचारा कमजोर लाचार आदमी है, इसके पास डाइमर फॉर्म करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे होगे यार, अभी जैसे हम लोग ऊपर देखे कि डाइमर बनाने के लिए जो BF3 कर रहा था, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था, ये वाला। लेकिन यहाँ पे जो और यहाँ पे जो फ्लोरीन था, इसके पास लोन पेयर था। लेकिन यहाँ पे जो BH3 में जो हाइड्रोजन है, इसके पास तो यार लोन पेयर ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन ये डाइमर बनाएगा कैसे? तो ये डाइमर बनाएगा, गौर करो। ये डाइमर यहाँ कोई बॉन्ड के थ्रू, मतलब सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू नहीं बना रहा है। ये यहाँ पे डाइमर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू बना रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम ही काफी है। 3 सेंटर है, एक बोरॉन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा फिर से बोरॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हो रहा है तो वो भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा पॉज करते हैं कि इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं, इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चलो, B2F6 की तरफ। हालांकि वो बन नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा देखो, ये जो पूरा सिस्टम है, ये
इसको अगर हम लोग कहना चाहें तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? 3 सेंटर है, साफ साफ दिख रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इससे अब हम लोग एक जनरलाइजेशन पे पहुंच रहे हैं कि अगर कभी भी डाइमर फॉर्मेशन में सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज हुआ होगा तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, और अगर बनाना बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। ये चीज। अब ये जो कंपाउंड है ये इतना खूबसूरत कंपाउंड है, इतना प्यारा कंपाउंड है कि इसकी केमिस्ट्री भी बहुत प्यारी है, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर इसे हम केमिस्ट्री तुमको बताएंगे ना कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तुम्हारा सारा वेस्पर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी सब धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो। और एक एक्सपेक्टेड सवाल बताएंगे जो जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है। यहाँ देखो, यहाँ जो बोरॉन है ये दूसरा बोरॉन है, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया। सिमिलरली ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, ठीक है। इतना तो ठीक है। अभी BH3 नहीं, BH2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चलो एक हाइड्रोजन BH3 का अभी नहीं ला रहे, थोड़ी देर बाद लाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन का, ठीक है। और यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन का। देखो ये ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा सा हम शेप बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब बदल रहे हैं ताकि समझ में थोड़ा आसानी से आए। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ये दोनों कंपाउंड्स थोड़े थोड़े पास है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऑर्बिटल्स भी पास है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आया, ठीक है, हाइड्रोजन है। अब इस p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो भी थोड़ा गौर करो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये खाली है, ठीक है। ये वो वेकेंट ऑर्बिटल है। चलो इसको नेम भी कर देते हैं। ये px है, ये py है, ये pz है और एक इसका s है, ठीक है। तो ये वाला s के साथ बॉन्ड किया होगा, ये वाला px के साथ बॉन्ड किया होगा, ये py इसका ऑर्बिटल है और ये इसका pz ऑर्बिटल, ठीक है। पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखा रहे, मतलब pz का भी पीछे नहीं दिखा रहे, py का भी नहीं दिखा रहे। और सिमिलरली इस बोरॉन के लिए ये वाला जो है ये इसका py ऑर्बिटल है और ये इसका py नहीं हो सकता है, क्या ये इसका pz ऑर्बिटल है और इसका ये py ऑर्बिटल है। लेकिन इस वाले बोरॉन के लिए, राइट हैंड साइड वाले बोरॉन के लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो pz ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो XYZ है ये तो हम लोग खुद अपना नाम रखते हैं समझने के लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। इस हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, मतलब इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा ओवरलैप बनेगा। इतना खतरनाक चीज है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा ओवरलैप बनेगा जो इस वेकेंट ऑर्बिटल, इस फील्ड ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ऊपर से एक हाइड्रोजन आएगा, एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक पूरा का पूरा ओवरलैप बनेगा। समझे? इससे अब तुमको थोड़ा थोड़ा शेप क्लियर हुआ होगा कि क्यों इसको हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो शेप आ रहा है फाइनली निकल के, ये देखो, ये अब अपना जो p ऑर्बिटल था, जो अनपेयर्ड p था, मतलब अनफिल्ड p और फिल्ड p, ये अपना थोड़ा सा शेप छोड़ेगा और कुछ जो फाइनल शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पे कुछ फाइनल शेप बनेगा वो भी कुछ ऐसा नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। जिसको हम ऊपर बना रखे हैं उसको ऊपर ही देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये है BH2P2H6 का ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना खतरनाक कंपाउंड है। अब तुम लोग से बहुत लोग कोई पूछेगा कि यहाँ पे जो B2H6 होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत गौर से सुनो।
कि ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है थीटा 1, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है थीटा 2, और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है थीटा 3, ठीक है। लेकिन तुम लोग से कभी भी कोई ये नहीं पूछेगा कि ये बॉन्ड एंगल कितना है, व्हाट इज दिस बॉन्ड एंगल, ठीक है, क्योंकि ये कोई बॉन्ड एंगल है ही नहीं, ये कोई बॉन्ड ही नहीं है, ये एक बनाना बॉन्ड है जो पूरा ऑर्बिटल का ओवरलैप्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल ही नहीं बनता, ठीक है। और ऐसा तुम लोग को इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एनसीईआरटी खोलना, जहाँ पे V2H6 के बारे में V2H6 का इसी टाइप का डायग्राम दिया होगा, पेज लेफ्ट हैंड साइड पेज में ऊपर की तरफ में दिया होगा, ठीक है। उसमें गौर करना, जो एनसीईआरटी कहता है उसने थीटा 1 का वैल्यू दिया है, थीटा 2 का वैल्यू दिया है, थीटा 3 का वैल्यू दिया है, लेकिन इसका जिक्र ही नहीं किया है। और अगर तुम लोग फिर विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ोगे तो पता चलेगा ये बॉन्ड एंगल होता ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज के बारे में एक कॉम्प्रिहेंशन में जे एडवांस में किसी भी साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, रेडी रहे, ठीक है। तुम लोग से यही पूछ देगा कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, कुछ ऑप्शंस देगा, एक नन ऑफ दीज, तुमको नन ऑफ दीज करके आना, ठीक है, इतना सा ये चीज। अब ये था हमारा B2H6 का केमिस्ट्री। अब हमने ये देखा कि जो BH3 है ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एज B2H6। BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, तो आस नहीं, जिंदगी में इसकी आस ही नहीं है, ठीक है। आस क्यों नहीं है, क्योंकि ये बैक बॉन्ड नहीं कर सकता, बैक बॉन्ड कर सकता तो मोनोमरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता, लेकिन आस ही नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा और सिर्फ डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसका काउंटर पार्ट देखा जाए, जो बाकी बोरॉन के कंपाउंड जैसे BX3 जहाँ पे X इज हैलोजन, ठीक है, तो ये सारे के सारे मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। रुक जाओ एक बार, अच्छा ठीक है। अनुज है क्या मीटिंग, अनुज नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरा आवाज ठीक है? हाँ ठीक है। वॉइस लैग हो रहा है। क्या बोल रहे हो? वॉइस कट कट कर आ रहा है। हेलो, अब आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो भैया। हेलो।
बप्पी आवाज आ रहा है? भैया ऑडियो नहीं आ रहा। ना वीडियो मतलब ना स्क्रीन स्क्रीन तो एकदम स्टील है, दिख ही नहीं रहा कुछ। कोई बताएगा क्या हो रहा है? सर तो चलेगा। हाँ, तो आवाज अब आ रहा होगा। देखो, तुम लोग वही बता रहे थे कि जो लैपटॉप है उसका एक सोर्स से ऑडियो इन होता है और एक सोर्स से ऑडियो आउट होता है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत ये क्या होता है कि तुम लोग जो क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है, तो उसमें मेरे को दिक्कत होता है आंसर करने में। अगर तुम लोग गूगल फॉर्म पे, सॉरी, चैट पे
क्वेश्चन लिख दोगे तो हम उसको तुरंत आंसर कर देंगे, उसको देख पाएंगे और आंसर कर देंगे, ठीक है। तो बस यही था तुम लोग से रिक्वेस्ट, बाकी हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। अभी आ रहा है भैया। ठीक है, हम कोशिश करते तुम लोग का इसी पे लेने का, कुछ लैपटॉप में कुछ इशू हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मोबाइल से हम क्लास लेने का कोशिश करते हैं। 1 मिनट हमको टाइम दो, हम थोड़ा स्क्रीन शेयर वगैरह इस पे कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट।
ठीक है, तो मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, भैया ठीक है। तो कोई भी एक बंदा अगर टेलीग्राम पे एक टेक्स्ट डाल दे कि क्लास इज ऑन, तो बाकी लोग जो नहीं है या फिर सो रहे हैं वो देख लेंगे, या जो अभी क्विट कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी एक डाल दो। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो तुम लोग को हम ये बात बता दिए थे कि जो BF3 है ये डायमेरिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और जो B2H6 का स्ट्रक्चर था ये भी हम तुमको पूरी तरीके से बता दिए थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कि B2H6 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी जो एक क्वेश्चन है ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग काउंट करो। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो एक तो ये है पूरा का पूरा, और एक ये है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 2। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं, जिसमें 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब सिंपल जो हम आज तक बॉन्डिंग पढ़ते आए हैं वो वाला बॉन्ड। यहाँ पे देख रहे हो तुम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर, तो यहाँ पे 2 इस टाइप के बॉन्ड है और सिमिलरली यहाँ पे 2 इस टाइप के बॉन्ड है, तो मतलब टोटल हो गया 4। ठीक है, अब एक इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन सेम प्लेन। ठीक है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा 3D में बनाते हैं। ठीक है, ये B2H6 का 3D, मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ तो ये 3D में स्ट्रक्चर है, जिसमें ये दोनों जो हाइड्रोजन है एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर बाकी के सारे के एटम्स को देखो तो वो एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग जो हम तुमको नोट्स भेजे हैं उसमें देखोगे तो यही सेम चीज एक क्यूब के फॉर्मेट में तुम लोग को बना के हम रिप्रेजेंट किए। ठीक है, तो वहां से भी तुम लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया लगेगा। अब एक चीज जो नोट करने वाली है कि इसको ये जो ये हाइड्रोजन है और ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम लोग इसको TBP या फिर सॉरी एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन नहीं कहते, कि हम लोग कह दिए कि ये जो प्लेन था ये इक्वेटोरियल प्लेन है और ऊपर नीचे वाले जो है वो एक्सियल है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज होता है ये TBP मतलब ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए ही सिर्फ वैलिड होता है। तुम लोग J एडवांस के पेपर में कभी नहीं देखोगे कि तुम लोग से ऐसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन B2H6 स्ट्रक्चर और हाउ मेनी एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन B2H6 स्ट्रक्चर। ये सब चीजें तुमसे पूछी नहीं जाएगी। अब एक बहुत अच्छा सवाल जो मल्टी करेक्ट में तुम लोग से पूछा जा सकता है वो ये कि ऑप्शंस हम तुम लोग को दे रहे हैं। इज BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? दूसरा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, इज BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? तीसरा ऑप्शन होगा इज B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये होंगे इसके ये 3 ऑप्शंस।
तो अब हम तुम लोग को बताए थे कि BH3 एक हाइपोवेलेंट स्पीशीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बिल्कुल सही है। BF3 हाइपोवेलेंट स्पीशीज है और ये बैकबॉन्ड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैकबॉन्ड से किसी का आज तक भला नहीं हुआ है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब सी ऑप्शन देखो, तो B2H6 क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कोई इसका आंसर करना चाहेगा क्या? कोई भी, कोई गैस भी मार लो। फिर से क्वेश्चन और बोलिए तो। क्वेश्चन ये है कि क्या B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है? हाँ भैया है। क्यों? ये 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है उसके पास अभी। 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल सही। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। जिस भी मॉलिक्यूल में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होगा या बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो हमेशा हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। रीजन तुम्हारे एक फ्रेंड ने तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन को नोट करो, ठीक है। सपोज ये एंगल है हमारा, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है। ये θ1, ये θ2 और ये θ3, ठीक है। तो θ1, θ2 और θ3 में क्या रिलेशन होना चाहिए? कोई भी हाँ बोल रहे। θ2 ग्रेटर देन θ1 और θ2, हाँ फिर और θ3 इक्वल है θ2 के। सॉरी θ3 है किसके बीच में? चलो फिर से बना देते हैं। ये हमारा B2H6 है, ठीक है। ये हमारा θ1, ये हमारा θ2 और ये हमारा θ3, ठीक है। हाँ बताओ जो भी बता रहे थे। हाँ, θ3 is greater than θ2 and θ2 is greater than θ1। अच्छा, कोई इसका सहमति या विरोध प्रदर्शित करो। इसका कोई रीजन? θ3 है जो कि दो प्लेन के बीच का एंगल है, दो अलग अलग प्लेन है, और θ2 दोनों एक ही प्लेन में है। नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्लेन तुम देखो उसके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। मतलब दो प्लेन ही ले लो तो उसके बीच में 10 डिग्री का भी तो एंगल हो सकता है, ठीक है। हम क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इसमें तो हमको सारे एलिमेंट्स कॉमन ही दिख रहे हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का तो कोई रोल नहीं आएगा। ओके ओके, ठीक है। इसका आंसर जो हम लोग बताए थे, इसका जस्ट रिवर्स होगा। θ1 सबसे ज्यादा होगा, फिर θ2 होगा, फिर θ3 होगा। इसका कोई ऐसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका एक फैक्ट है। θ1, θ2 और θ3 में, क्योंकि तुमको क्या, हमको भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना थोड़ी आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो तुम लोग अभी तक रूल्स पढ़े हो, वो सब ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले, तो इसको कैसे याद रखना है वो हम तुमको बता देते हैं, ठीक है। ये एंगल देखो, ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है। इसको कैसे याद रखें? इसको कोई याद रखने का तो तरीका तो नहीं पता, लेकिन इसको तुम लोग एज इट इज याद रखना, ठीक है। कि θ1 जो है, जो हाइट बाहर खुले तरफ है, मतलब इसका मुंह खुला हुआ है, तो उस तरफ जो बॉन्ड बन रहा है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद एक जो ब्रिज वाला जो एटम है, ब्रिज वाला और नॉर्मल खुला वाले के बीच में जो बॉन्ड है वो इंटरमीडिएट, और अंदर वाला सबसे कम, ठीक है। तो इसको तुम लोग याद रखना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ का, वो भी तुम लोग से पूछ लेते हैं। ये बॉन्ड लेंथ है x,
और ये बॉन्ड लेंथ है y, ठीक है। x और y का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। हम तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते अगर ये तुम लोग पहली बार देख रहे होते, 11th में होते तो नहीं पूछते, लेकिन 12th में हो तो इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कोई अगर तुक्का मारना चाहे तो मार सकता है। X greater than Y. x greater than y, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी x लेस देन y, सी x इक्वल टू y और डी नन ऑफ दिस। तो एक इस पे आ चुका है वोट, और किसी को किसी चीज पे वोट करना है? x greater than y। दो लोग इस पे कह रहे हैं, कहने का कोई रीजन? हाँ, क्योंकि x जो है बॉन्ड हाँ वो सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ है, और इधर वाला जो बनाना बॉन्ड जो था हाँ वो 2 के साथ है, इसलिए वो थोड़ा अच्छा क्लोज होगा अच्छा। ऐसा। देखो दिल तोड़ते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, एक लेकिन और इसमें जो सुनिए ना, हाँ और वैसे आप बताए थे कि ये जो है वो बॉन्ड पूरा है। बॉन्ड है। हाँ हाँ, हाँ, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ये कोई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, उसका ही लेंथ तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो खैर इसका आंसर होगा कि जो x है इज लेस देन y, ये सही है। मतलब ये बॉन्ड जो है ये छोटा है और ये बॉन्ड जो है ये बड़ा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, क्योंकि तुम लोग को बॉन्ड लेंथ का अब ऑर्डर तुमको पता चल चुका है, तो हमको बताओ कि अगर कोई रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन इन जनरल, तो इसमें कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा? मतलब ऐसा होता है ना कि पहले ये इस बॉन्ड पे रिएक्शन हुआ, ये हटा, फिर वो उस पे रिएक्शन हुआ, क्या लगता है? X वाला bond. पहले टूटेगा। एक्स वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, क्यों? लेकिन जो पास रहेगा उसको तोड़ने में आसानी होता है। हट, जो पहला ये क्या बोल रहे हो? पास रहेगा तो तोड़ने में आसान कैसे होगा? उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा। अटैक करने में आसान होगा, ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। देखो हम ही तुम लोग को बताते हैं। इसमें जो बड़ा बॉन्ड होता है ना, ये वाई, ये पहले टूटता है, ठीक है। इसमें हम इसलिए तुम लोग को बताते हैं, जो B2H का जो थोड़ा कंपाउंड है, इसमें तुम्हारा सारा जितना भी चीज पढ़े हुए हैं वो सब धरा का धरा रह जाता है। तो इसीलिए इसमें जो बड़ा बॉन्ड होता है वो पहले टूटता है, ठीक है। एक्चुअली में जो ऑर्डर होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो मतलब अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, एक चीज मैं गलत बोल गया, मतलब ये चीज तो सही है। चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन B2H6 के केस में क्या होता है कि जो बॉन्ड छोटा होता है वही पहले टूटता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को याद रखना कि जो छोटा बॉन्ड है वही पहले टूटेगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक स्टेटमेंट तुम लोग के लिए लिख दे रहे हैं, पहले रीड कर देते हैं। ब्रिज BH बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन इंडिविजुअल टर्मिनल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये जो बाहर वाले होते हैं ना, इसको टर्मिनल बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। और अंदर वाले जो होते हैं इसको हम लोग ब्रिज बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रिज बॉन्ड होता है। तो ये जो ब्रिज बॉन्ड होता है ये बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। और यही पहले भी टूटता है, ठीक है। अब खैर आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग एक चीज हमको बताओ यहाँ तक कि तुम लोग को हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में कुछ पता है? हाँ, मतलब पता हाँ है। पता है, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे बस तुम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दे रहे हैं कि क्या होता है B2H6 के केस में। मतलब चलो ठीक है, पहले जनरली बताते हैं। जैसे AB एक बॉन्ड है या एक मॉलिक्यूल ही मान लो, अगर ये कुछ इस टाइप से टूट रहा है A प्लस B माइनस, कुछ इस तरीके से, तो ये जो क्लीवेज हो रहा है ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। और अगर AB एक मॉलिक्यूल है जो A रेडिकल और B रेडिकल में टूट रहा है, तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं होमोलिटिक, हाँ होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है।
तो अगर हम लोग अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, B2H6, ठीक है। तो B2H6 का जब हम लोग NH3 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो क्लीवेज होता है ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। और B2H6 को जब हम लोग थोड़ा सा हीट देते हैं और THF के मीडियम में डालते हैं, THF तुम लोग को पता है क्या होता है, ठीक है। तो ये होमोलिटिक क्लीवेज करता है, ठीक है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में NH3 के साथ पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है वो भी तुम लोग को बताते हैं, BH4 माइनस एंड BH2 NH3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलता है होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज में, ठीक है। ए और बी प्रोडक्ट जो होमोलिटिक क्लीवेज के केस में तुम लोग को मिलेगा वो तो बहुत सिंपल ही होगा, 2 मोल्स ऑफ BH3। अब कोई हमसे ये भी पूछ सकता है कि सर अभी तो आप बता दें BH3 जो होता है वो मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, वो मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के बीच में, ए यहाँ पे इसको सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसका इस बोरॉन का जो ऑक्टेट है ये पूरा फुल कर देता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्टेट में आ जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2BH3 हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं। और अगर कोई 2BH3 और एक मतलब THF के साथ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा दे तो वो भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें होते हैं। तो एक और चीज तुम लोग अगर थोड़ा सा पढ़े होगे 11th में तो तुम लोग को और थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं, जो B2H6 का क्लीवेज होता है ये हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 के साथ देखते हैं, NH2CH3 के साथ देखते हैं, NCH2 होल थ्राइस के साथ देखते हैं, CH3 होल थ्राइस के साथ देखते हैं, और इतने ही सब के साथ देखते हैं। एक और के साथ देखते हैं NHCH2 CH3 होल ट्वाइस, ठीक है। इन सब के साथ हम लोग B2H का क्लीवेज देखते हैं। तो अगर तुम लोग को इसका रिएक्शन नहीं याद है तो प्लीज इसको याद कर लेना, ये NCERT में नहीं गिवन है, ठीक है। ये तुम्हारे जो मॉड्यूल गिवन होगा 11th क्लास का P ब्लॉक का बोरॉन फैमिली, उसमें ये चीज गिवन होगा, ठीक है। नहीं गिवन होगा तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इसको P ब्लॉक में ही डिस्कस करेंगे, जहाँ जिसका जगह है वहीं पे, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारा क्लीवेज से रिलेटेड बात, ठीक है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो तुम यहाँ से याद रखना स्टार्ट कर सकते हो वो ये है कि अगर B2H6 को हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा BOH होल थ्राइस हाइड्रोबोरिक एसिड प्लस H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, H2 गैस रिलीज होता है, पॉपिंग साउंड आता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन के लैंग्वेज में यूज करेगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज को याद रखना, B2H6 को जब हम लोग H2O में डालते हैं तो BOH होल थ्राइस रिलीज होता है और H2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। और B2H6 को जब हम लोग NaH के साथ रिएक्ट कराते हैं तब ये बनाता है NaBH4, तुम्हारा फेवरेट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये B2H6 और NaH के रिएक्शन के बाद ही बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी तुम लोग याद रखना। ये दोनों रिएक्शन सिग्निफिकेंस क्या है, जी एडवांस में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछने का इसका बहुत स्कोप है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को याद रखना। और भी कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे इस फर्दर NaBH4 का जब हम लोग I2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये पता है क्या बनाता है, ये वापस B2H6 रिट्रीव करा देता है, B2H6 प्लस B2H6 प्लस NaI प्लस H2, ये सब चीज वापस दे देता है हम लोग, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन सीक्वेंस है कि B2H6 जब हम लोग NaH से रिएक्ट किए तब ये फॉर्म किया NaBH4, और उसको जब I2 से रिएक्ट किया तो ये फॉर्म किया B2H6 और NaI और H2 गैस। H2 गैस की है, H2 गैस को भूलना मत, ठीक है। तो ये चीज था, ये इसका कुछ वैसे रिएक्शन तुम लोग याद रख सकते हो, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रुप 14 में, सॉरी बोरॉन फैमिली में सारे के सारे गिवन है, ठीक है। एक और इसी कैटेगरी का रिएक्शन होता है जो तुमको अभी हम बता देते हैं, जो तुम लोग अभी से याद रखोगे।
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। ठीक है। एक और इसी कैटेगरी का रिएक्शन है, वो तुमको हम बता देते हैं। ये सब नोट्स कॉपी में मेंशन्ड है। सारा जो पी ब्लॉक वाला है वो भी मेंशन्ड है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, और ना देखना चाहो तो पी ब्लॉक का वेट कर सकते हो। अगला रिएक्शन देखो। अगला रिएक्शन है, अगर ये क्या हुआ, अगर B2H6 को हम लोग रिएक्ट कराएं CH3OH के साथ, तो ये फॉर्म करेगा BOCH3 होल थ्राइस, ठीक है, प्लस H2। ये चीज ये फॉर्म करेगा। ये बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्शन जैसा ही है, अगर देखोगे तो बस सेम ही रिएक्शन हुआ है, बस हाइड्रोजन वहां से भी हटा था, हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा, ठीक है। एक और चीज, अब कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। अगर हम लोग B2H6 को CO से रिएक्ट कराएंगे तो ये फॉर्म करता है BH3CO, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी कैटेगरी का रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है, इसीलिए इसको अभी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और BH3CO, अगर तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े होते तो हम तुमको एक बात बताते कि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग शो नहीं करता, ठीक है। जो कार्बोनिल होता है, अगर तुम लोग सुने होंगे तो सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में, तो कार्बोनिल कंपाउंड सिनर्जिक बॉन्ड शो करता है, लेकिन BH3CO नहीं करता है। तो कोई भी एक बंदा या लड़की कोई एक चीज कर सकता है कि जब सर तुम लोग को या हम तुम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाएंगे तो तुम लोग ये चीज सर से उस टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। एक और रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर BF3 का हम लोग LiAlH4 से रिएक्शन करें तो ये फॉर्म करता है B2H6 LiF और AlF3, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का रिएक्शन है। यहाँ पे B2H6 का सिंथेसिस कैसे हो रहा है उस पे हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये सारे जो रिएक्शन, तो अभी तुमको सिर्फ 4 या 5 रिएक्शन बताए B2H6 का, कुछ और मतलब और 4-5 रिएक्शन बचे हुए हैं जो पी ब्लॉक में देखेंगे। ये सब चीज मेरे नोट्स कॉपी में भी मेंशन्ड है, ठीक है। अब आगे हम लोग को बढ़ना है डाइमर। आगे हम लोग एक दो केसेस और देखेंगे जो डाइमर फॉर्मेशन का होगा और उसके बाद पॉलीमर फॉर्मेशन का, ठीक है। तो अभी जो है वो हम लोग देख रहे हैं AlCl3 का, ठीक है, AlCl3। अब अगर तुम लोग AlCl3 को गौर से देखो तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुम लोग काउंट करो तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या है, हाइपोवेलेंट इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है कि मोनोमर फॉर्म में तो अभी एग्जिस्ट करना नहीं चाह रहा है, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा। पी ब्लॉक में सॉरी अल्मोनियम में एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है और क्लोरीन इसके पास है जिसके पास लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब AlCl3 जो है ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि इसके जीवन में आस है, ठीक है, मतलब बैक बॉन्ड है, तो ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक और चीज कि बैक बॉन्ड से ना ही किसी का आज तक भला हुआ है ना ही बुरा हुआ है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी बरकरार है। और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा डाइमर, ठीक है। तो इसका हम लोग अब डाइमर फॉर्मेशन देखते हैं। Al Cl Cl Cl, ठीक है। इस क्लोरीन के पास एक लोन पेयर, इस क्लोरीन के पास एक लोन पेयर, काम एक ही है, इलेक्ट्रॉन का दान करना। तो यहाँ पे ये फॉर्म किया सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पे ये दूसरा फॉर्म किया सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम लोग को
ये देखना है कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले स्टेरिक रीजन, स्टेरिक बोलता है कि ठीक है ये एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेरिकली ये स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, स्टेरिकली ये स्टेबल कंपाउंड है। और अब यहाँ पे देखो कि क्या इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा खत्म हो चुका है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा तो हम हेलो। हेलो।